हमने घर, पैसे, समय, ऊर्जा इन सब बातों के बारे में तो सीख लिया। अब आ गई है बारी खुद के बारे में सीखने की, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। इस चैप्टर का नाम है जीवन का शुभारंभ। अभी जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसके ठीक 10 दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक लड़का हुआ, एक बच्चा हुआ। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिसके साथ मैं बचपन में मैथ सॉल्व करती थी उसको अब वो इतनी बड़ी हो गई और अब उसके पास उसने खुद अपना एक बच्चा है उसके पास। और पिछले 9 महीने उसके लिए बहुत अलग रहे हैं हमेशा से, और आने वाला समय भी बहुत अलग होगा क्योंकि गर्भावस्था का समय और उसके बाद वाला समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए क्योंकि एक जीवन का ध्यान रखना आसान नहीं है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है गर्भावस्था से। एक बच्चे के पैदा होने के लिए महिला और पुरुष दोनों की जरूरत होती है। महिला प्राकृतिक रूप से हर महीने अपने कोख में कुछ अंडे उत्पन्न करती है और पुरुष शुक्राणु। एक अंडे और एक शुक्राणु के संयोजन से एक जाइगोट बनता है। यही जाइगोट का विकास होने पर वो भ्रूण बनता है और फिर वो भ्रूण पूरा तैयार होने के बाद एक शिशु बन के बाहर निकलता है। चैप्टर के अगले भाग में हमें बताया है कि गर्भावस्था के चिन्ह क्या होते हैं। जब एक महिला गर्भावस्था की स्थिति में आ जाती है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, हार्मोन्स बदलने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है। वो अपना उस महीने का मासिक धार, उस महीने का पीरियड मिस कर देती है। ये सारे चिन्ह के बारे में मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिंक किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। अगला हिस्सा है कि एक भ्रूण एक शिशु में कैसे बदलता है। भ्रूण हमारी कोख में जब होता है, जब पहला हफ्ता जो उसका होता है, तब मानो किसी मटर के आकार जितना होता है। धीरे धीरे हर हफ्ते वो बड़ा होकर एक शिशु बन जाता है। ये विकास कैसे होता है इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस दिए थे। एक बहुत लंबा है जिसमें हर हफ्ते का विकास दिखाया है, और दूसरा छोटा है 6 मिनट का। आपको जो भी पसंद आए आप देखिए, और फिर एक बार किताब भी पढ़ लीजिए क्योंकि हमारी किताब में ये पूरे 9 महीने के समय को 3-3 महीने के समय में बांटा गया है। अगला हिस्सा है कि ये जो भ्रूण का विकास है वो अच्छे से होगा या नहीं, ये कई कारक पे निर्भर करता है। हमारे पास 6 कारक है। अब तक तो आप जान गए कि जब भी कोई लिस्ट हमें याद करनी होती है हम कोशिश करते हैं हम किसी शब्द की मदद से याद रखें। इस बार का शब्द है भागीदार। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे 2 बार आ लिखा है क्योंकि हमें इससे 2 और कारक मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भा। भा से है भावात्मक स्थिति, एक माँ की भावात्मक स्थिति। ऐसा माना जाता है कि जो माँ की स्थिति है, भावात्मक स्थिति है, उनकी इमोशनल स्थिति है, वो अगर अच्छी हो तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। इसलिए अगर इन 9 महीनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि माँ आराम से रह सकती है, ज़्यादा उनमें तनाव नहीं है, उन्हें चिड़चिड़ापन ना हो, ज़्यादा उत्तेजना हो, क्योंकि इन सब का प्रभाव भ्रूण पर पड़ सकता है। थोड़े बहुत बदलाव स्वाभाविक है, पर हमें उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा है आ से आहार, माँ का आहार। जब बच्चा हमारी कोख में होता है, भ्रूण हमारी कोख में होता है, तो उन्हें सारा ऑक्सीजन और भोजन माँ से ही मिलता है, माँ के भोजन से ही मिलता है। इसलिए इन 9 महीनों के लिए खास करके माँ को एक बहुत ही संतुलित और पोषण भरा खाना खाना चाहिए। हरी पत्ती वाली सब्जियाँ, हड्डी के विकास के लिए कैल्शियम, बहुत सारा प्रोटीन, जितना हो सके उतना संतुलित और पोषण भरा खाना खाना चाहिए ताकि माँ की और भ्रूण की, बच्चे की, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब ये दूसरा आ है आयु के लिए, माँ की आयु। आपकी किताब में दिया है कि एक बच्चा जन्म देने के लिए 20 से 35 20 to 35 वर्ष की उम्र में हम बच्चा दे सकते हैं। बहुत ही कम उम्र में या बहुत ही ज़्यादा उम्र में, दोनों समय बच्चा पैदा करने से बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। अगर हम 20 साल की उम्र के पहले बच्चा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होंगे और माँ और बच्चा दोनों ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। वैसे ही 35 साल की उम्र के बाद भी हो सकता है कि माँ को बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या फिर बच्चों का भ्रूण का विकास अच्छे से ना हो। इसके अलावा वो हमें ये भी कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए
ताकि एक बच्चा पैदा करने के बाद माँ के शरीर को वापस स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए कुछ समय मिले। अगला है की से आपको याद आ सकता है कीटाणु या रोग। अगर गर्भावस्था के समय माँ को कोई संक्रामक रोग हो जाए, जैसे कि एड्स, जर्मन मीजल्स, कोई भी बीमारी जो फैल सकती है, हो सकता है कि वो माँ से भ्रूण में भी फैल जाए। और भ्रूण क्योंकि इतना नया है, इतना कमजोर है, शायद वो उससे ठीक ना हो पाए। इसलिए ये 9 महीनों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि माँ के आसपास की हर चीज़ बिल्कुल स्वच्छ है और उन्हें कोई भी संक्रामक रोग की संभावना से हमें जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। अब हम आते हैं दा पर। दा यानी दवाइयाँ। जो दवाइयाँ हम आमतौर पे ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि गर्भावस्था में आप वो दवाइयाँ नहीं ले सकते। दवाइयाँ जिस भी केमिकल की बनी हो उसका भ्रूण पे बहुत ही गंभीर असर हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो हम कोई दवाई ले ही ना, पर अगर दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है तो हमें बिना डॉक्टर से पूछे वो दवाई नहीं लेनी चाहिए। ऐसा भी बोलते हैं कि गर्भावस्था के समय एक्सरे करने की प्रक्रिया को टालना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी जो रेडिएशन निकलते हैं वो हमारे भ्रूण पर असर कर सकते हैं। अब आता है आखिरी न से नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट, मदिरा, दारू ऐसे ही हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर खास करके गर्भावस्था के समय हमें माँ को उनसे बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पदार्थ है ये लेने पर ही सीधे हमारे खून में आते हैं और हमारे भ्रूण को, हमारे शिशु को इस खून से ही अपना पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर हम गर्भावस्था के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो हम सीधे हमारे भ्रूण तक पहुँचती है और उसको नुकसान पहुँचाती है। ये 6 कारक क्या क्या थे? माँ की भावात्मक स्थिति, आयु, आहार, कीटाणु या रोग, दवाइयाँ और नशीले पदार्थ। अब हम आते हैं चैप्टर के अगले हिस्से पर, गर्भवती महिला की देखरेख के बारे में। हमें इन 9 महीनों तक माँ का, गर्भवती महिला का बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम एक एक करके देखेंगे क्या। पहला है चिकित्सा जांच। पहली बार रजोधर्म या मासिक धर्म, हमारा पीरियड मिस करने पर एक महिला उत्सुक हो जाती है कि हो सकता है वो गर्भवती हो। उसे तुरंत ही किसी पास के डॉक्टर के पास, किसी कार्यालय में जाके अपना जांच कराना चाहिए। ये जांच एक आसान मूत्र परीक्षण से की जा सकती है। हो सके तो एक गर्भवती महिला को अपने आसपास की किसी मेडिकल केयर में रजिस्टर ही कर लेना चाहिए, ताकि वो हर महीने वहां जा सके। अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है तो आप किसी आशा या आंगनवाड़ी दीदी की भी मदद ले सकते हैं। सामान्य तौर पर गर्भावस्था 9 महीने तक रहती है। हमें 8 महीने के लिए महीने में कम से कम एक बार चेकअप के लिए जाना चाहिए, और जो आखिरी महीना है, 9वां महीना, उसमें हर हफ्ते हमें माँ को वहाँ लेके जाना चाहिए। जितने भी चेकअप होते हैं उसमें डॉक्टर सुनिश्चित करता है कि माँ को कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। वो रक्त का शर्करा, ब्लड में कितना शुगर है, वो बार बार टेस्ट करते रहता है, ये देखने के लिए कि मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी तो उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई संक्रामक रोग, यौन संक्रामक रोग या HIV जैसी कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, और माँ के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा उचित है या नहीं, कहीं उसको एनीमिया की बीमारी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा ज्यादातर जगहों पर डॉक्टर बच्चा सेहतमंद है या नहीं उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करता है। हालांकि इस अल्ट्रासाउंड की मदद से ये देखना कि होने वाला शिशु लड़का है या लड़की एक गैर कानूनी कार्य है। इसके अलावा हम माँ के वजन का ध्यान रखते रहते कि क्योंकि अगर माँ का वजन बढ़ रहा है इसका मतलब अंदर जो भ्रूण है उसका भी वजन बढ़ रहा है। दूसरा है पोषण। जैसे कि हमने पहले भी देखा, उन 9 महीनों के लिए माँ का आहार, संतुलित आहार होना जरूरी है। हमें उन्हें बहुत सारे फल, सब्जियां, दूध, प्रोटीन सब कुछ खिलाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पे माना जाता हो कि कोई वस्तु खिलाने से बच्चा ज़्यादा गोरा पैदा होगा, या कुछ खिलाने से हम बच्चा लड़का या लड़की होगा। ऐसा अक्सर नहीं होता है, पर ऐसा हो सकता होगा कि उन वस्तुओं से, उन खाद्य पदार्थों से माँ की सेहत अच्छी रहती है। अभी अगले 2 पॉइंट है वजन और दवाइयाँ लेना, जिनके बारे में हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अगला हिस्सा है पहने जाने वाले कपड़े। सामान्य तौर पे हम जो कपड़े पहनते हैं, हो सकता है कि उनसे माँ को बहुत तकलीफ हो, क्योंकि उनका पेट बढ़ रहा है। इसलिए उनको ऐसे कपड़े पहनने देने चाहिए जिसमें वो आरामदायक महसूस करते हैं।
जैसे कि कोई ढीला सलवार, ढीला कुर्ता या ऐसी साड़ियाँ जिनमें उनको आरामदायक महसूस होता है। अगला है व्यायाम और आराम। एक गर्भवती महिला अपने इस समय के दौरान वो सारे काम कर सकती है जो पहले क्या करती थी। उन्हें अपना दिनचर्या वैसा ही रखना चाहिए जैसे पहले था और वो सारे काम कर सकती है। हालांकि उन्हें भारी सामान नहीं उठाना चाहिए और अपने आप को किसी भी चोट लगने से बचाना चाहिए। गर्भावस्था में लगी हुई चोट भ्रूण पर एक भारी नुकसान कर सकती है। इसके अलावा घर वालों को, पति को इस बात को निश्चित करना चाहिए कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तनाव से दूर है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि गर्भवती महिला को कम से कम 10 घंटे की नींद रोज मिलनी चाहिए। जब गर्भावस्था पूरी होती है तो आता है प्रसव का समय यानी कि डिलीवरी का समय। एक सुरक्षित डिलीवरी बहुत जरूरी है और हो सकता है ये दोनों ही माँ और पिता के लिए बहुत ही तनाव भरा समय हो, क्योंकि हमें डर लगता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं, माँ सुरक्षित रहेगी या नहीं, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आ जाएगी। आमतौर पर किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करना सुरक्षित होता है क्योंकि वहाँ पे जो नर्स और डॉक्टर होंगे वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं। एक गर्भवती महिला को पहले से ही हमें बता के रखना चाहिए कि जब प्रसव का समय आए तो उन्हें क्या क्या करना है। उस समय वो तैयार होने चाहिए कि उन्हें पता है कि उन्हें कौन से हॉस्पिटल जाना है, वो कैसे जा सकती है। अगर उनका उस हॉस्पिटल में पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो प्रसव के समय वहाँ पर सब कुछ पहले से ही तैयार रहेगा। अगर हॉस्पिटल में प्रसव करना मुमकिन नहीं है तो एक परीक्षित दाई, किसी आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर, गांव में जो परीक्षित दाई होती है वो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो सारे काम वैज्ञानिक रूप पे और स्वच्छता के साथ करेगी। स्वच्छता के 5 नियम हैं। अपने हाथ और नाखूनों को साफ रखना है। जिस सतह पे प्रसव होने वाला है उसे बिल्कुल साफ रखना है। जो कपड़े प्रसव के समय इस्तेमाल होने वाले वो बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। जितनी भी दवाई या इंजेक्शन जो भी इस्तेमाल होने वाला है उन्हें पहले से ही एंटीसेप्टिक में धोना चाहिए ताकि उसमें कोई कीटाणु ना हो। इसके अलावा शिशु और माँ को जो नाल जोड़ती है उसे एक नई साफ ब्लेड से काटना चाहिए और फिर किसी धागे से सीना चाहिए। अब जैसे ही बच्चे का प्रसव होता है उसका उसी समय रोना जरूरी है ताकि उसके फेफड़े खुल जाए और वो सांस ले सके। इसके लिए अक्सर डॉक्टर कभी कभी बच्चे को उल्टा लटका के उस पर थपकी भी मारते हैं। इसके अलावा जब बच्चे का जो नाल है वो अभी भी उसका एक हिस्सा बच्चे से जुड़ा होगा, हमें उसे शुष्क रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और अगर घर साफ सुथरा है, वहाँ मक्खियाँ और धूल मिट्टी नहीं है तो हम उस नाल को खुला भी छोड़ सकते हैं। पर यदि घर में मक्खियाँ है या धूल मिट्टी है तो हम उसे किसी बहुत ही हल्के कपड़े से ढक सकते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तब उसकी त्वचा भी बहुत नाजुक होती है और बहुत सफ़ेद होती है, बहुत ठंडी होती है। इसलिए हमें कुछ समय तक बच्चों को किसी साफ सुथरे गर्म कपड़े में रखना चाहिए और माँ के पास रखना चाहिए। अभी बच्चे का जो टीकाकरण होता है, शिशु का जो टीकाकरण होता है वो पहले कुछ सालों में ही होता है। पर टीकाकरण के बारे में हमने पिछले कुछ चैप्टर में भी पढ़ा है, उसमें भी आपने कुछ दूसरे वीडियोस देखे थे। इस चैप्टर में भी आपको किताब में एक अच्छा टेबल बना के दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं और मैं वापस वही वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी। अब हम आते हैं शिशु के पोषण पर, शिशु के आहार पर। पहले साल के लिए, पहले कुछ महीनों के लिए शिशु का आहार केवल माँ का दूध होता है। वैसे तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से, हर रूप से उनका जो विकास है वो अच्छे से होता है। पर कभी कभी कई कारणों के कारण या तो माँ में से उतना दूध नहीं निकल रहा है या वो नौकरी पे जाती है। इन वजहों से हम एक परिवार कभी कभी चयन करता है, कभी कभी निर्णय लेता है कि हम बच्चे को बोतल का दूध पिलाएंगे। एक माँ के दूध में और एक बोतल से पिलाए हुए दूध में बहुत सारे फर्क होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या। जैसे कि माँ के दूध में पोषक बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सारे बच्चे को जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है उन्हें वो सब मिलते हैं। बॉटल के दूध में हमें ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी हम उसमें फॉर्मूला मिलाकर उसका पोषक तत्व अच्छा कर सकते हैं। फिर बात आती है तापमान की। जो माँ का दूध होता है वो उचित तापमान का होता है बच्चे के लिए, पर बॉटल के दूध के तापमान को हमें गर्म करके, ठंडा करके बार बार उसका ध्यान रखना पड़ता है। स्वच्छता में भी हमें बॉटल को बार बार गर्म पानी से धोना पड़ता है ताकि वो स्टराइल रहे, वो कीटाणु से बिल्कुल मुक्त रहे।
और हमें माँ के दूध में ऐसा नहीं करना पड़ता है। माँ का दूध पीने से बच्चे और माँ में भावात्मक जोड़ भी बना रहता है। माँ के दूध में कुछ संरक्षण गुण होते हैं जिससे बच्चे के बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और ये संरक्षण गुण बॉटल के दूध में नहीं होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं, पर ये एक विकल्प भी इस्तेमाल किया जाता है, बस हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। माँ के दूध और बॉटल के दूध में जितना जो फर्क है उसका एक टेबल आपकी किताब के पेज नंबर 121 पर दिया गया है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में भी ऐसा एक टेबल बनाने बोले। अब ये था शिशु का आहार। माँ को भी इस समय में वापस संतुलित आहार खाना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से दूध उत्पन्न कर पाए। माँ बच्चे को समय पर माँ का दूध पिला पाए, इसलिए बहुत सारे सरकारी ऑफिस में बच्चा पैदा होने के बाद माँ को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव मिलता है। अगर जो माँ है उनको वो जिस जगह पर काम करती है वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आजकल ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है कि आप पहले से ही अपने स्तन में से दूध बाहर निकाल कर किसी बॉटल में रख सकते हैं और फिर उसे बच्चे को समय आने पर पिला सकते हैं। कई जगहों पर पति को, बच्चे के पापा को भी 15 दिन के लिए छुट्टी मिलती है। ध्यान रहे कि हमने अभी तक जितनी भी बातें कही उसमें हमारा ज़्यादातर ध्यान माँ के ऊपर था, क्योंकि माँ गर्भवती होती है, लेकिन पिता का, उनके पति का भी इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्व कार्य होता है, और उन्हें इन सारे समय में 9 महीने में और उसके बाद भी माँ को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, उनका जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उनके काम एक साथ बांटने चाहिए। इस चैप्टर का अगला और आखिरी भाग है परिवार नियोजन। एक बच्चा पैदा करना एक निर्णय होना चाहिए जो माता और पिता, जो पति पत्नी है, उन दोनों ने मिलकर लेना चाहिए। जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों ही मानसिक रूप से इस बच्चे के लिए तैयार हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि बच्चा पैदा होने के बाद घर में खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, क्या वो ये खर्च उठा पाएंगे कि नहीं, क्या वो बच्चे का ध्यान रखने के लिए जो समय लगता है उसे दे पाएंगे कि नहीं। एक बच्चा पैदा करना एक निर्णय होना चाहिए जो हम बहुत ही सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा हमारे पास कुछ महीनों या कुछ साल के लिए नहीं, बहुत सारे सालों के लिए रहने वाला है। कई जगहों पे परिवार नियोजन के ऑफिस भी होते हैं, जैसे कि एक पति और पत्नी वहाँ पर जाके उनसे सहायता ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चा पैदा करने का निर्णय कब लेना चाहिए। यदि हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे, यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है घर में बहुत सारे बच्चे आ जाए और उसके बाद माता और पिता के जीवन में तनाव बहुत बढ़ जाए, मानसिक तनाव, पैसों से जुड़ा हुआ तनाव, शारीरिक तनाव, और फिर कोई भी बच्चे को उतना ध्यान नहीं मिल पाएगा जो जितना उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ। इस चैप्टर के लिए इतना ही। आप ये चैप्टर एक बार खुद से ज़रूर पढ़ें, सारी गतिविधियाँ ज़रूर करें। याद रहिए, गतिविधियाँ करने से, किताब में दिए गए प्रश्न सॉल्व करने से आपको अपना बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाय बाय।